हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव दाने, लेक्चर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। आज मैं आपके साथ QSC 2 की वैल्यूएशन एंड ट्रांसफिक्सेशन यूनिट का वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5 शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे सुने और अपने नोट्स तैयार करते चलें। पहले हम देख लेते हैं लास्ट लेक्चर तक हमने कहाँ तक देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने सिंकिंग फंड विधि से न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखा था, उसके बारे में थ्योरी और उसके कुछ फॉर्मूलेस देखे थे। Learning outcomes. In this video, the students will be able to solve numericals related to constant percentage और declining balance method. तीसरी विधि होती है हमारी डिप्रिसिएशन निकालने की, कांस्टेंट परसेंटेज या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं इस विधि को हम। आज हमें इस विधि के फॉर्मूले और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं उसके बारे में सीखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड होता क्या है। The constant percentage method of computing depreciation of an asset is based on the assumption that the depreciation charge at the end of each year is a fixed percentage of the book value of the asset at the beginning of the year. किसी भी संपत्ति का मूल्यह्रास की निरंतर प्रतिशत पद्धति इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यह्रास शुल्क वर्ष की शुरुआत में संपत्ति के पुस्तक मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत है। हिंदी में भी लिख दिया है मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ आपको। कांस्टेंट परसेंटेज विधि में हमको क्या करना है, हमें डिप्रिसिएशन तो ज्ञात करना ही है। द कांस्टेंट परसेंटेज मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, यह धारणा पर इसको बनाया गया है दैट द डिप्रिसिएशन चार्ज एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में जो भी किसी भी मशीन पे आप डिप्रिसिएशन निकालोगे वो क्या होगा, इज़ अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। साल की शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में उस पर्टिकुलर संपत्ति की जो भी बुक वैल्यू है उसका कुछ फिक्स्ड प्रतिशत साल के अंत में डिप्रिसिएशन माना जाएगा। ध्यान से बार बार आप इसको सुने और अच्छे से समझते हुए अपने नोट्स तैयार करें। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड का। फॉर्मूला बनता है S बराबर C इंटू 1 माइनस डी की पावर n, जहाँ पर C होता है आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, वो संपत्ति आपने शुरुआत में कितने मूल्य पर खरीदी थी। D होता है यहाँ पे आपका डिप्रिसिएशन रेट पर ईयर, ये वही कांस्टेंट परसेंटेज मेथड में जो अपन ने डेफिनेशन में लिखा है कि इस डिप्रिसिएशन चार्ज एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज़ अ फिक्स्ड परसेंटेज। तो ये जो परसेंटेज है फिक्स परसेंटेज, यही वह डी है जो डिप्रिसिएशन हम मानते हैं सालाना किसी भी संपत्ति पर होगा। तो डी वही है यहाँ पे डिप्रिसिएशन रेट पर ईयर। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स या यूजफुल लाइफ ऑफ दी एसेट भी बोल सकते हैं, संपत्ति की यूजफुल लाइफ जो है जब तक वो काम में आएगी। एस होता है यहाँ पे बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ एन ईयर्स, एन साल पश्चात उस पर्टिकुलर संपत्ति की बुक वैल्यू क्या रह गई जिस संपत्ति की ओरिजिनल कॉस्ट सी थी और जिस संपत्ति पे सालाना डेप्रिसिएशन हमने डी माना, उसका सूत्र है S बराबर C इंटू 1 माइनस डी होल की पावर n। ध्यान से इस फॉर्मूले को समझे, बार बार सुने, नोट्स बनाएं, याद करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें न्यूमेरिकल देखना है कि इसका न्यूमेरिकल कैसा आता है। ध्यान से देखें इस न्यूमेरिकल को। द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज़ रुपीज़ 18 लैक्स। किसी भी मशीन को जब आपने सबसे पहले खरीदने गए तो आपको 18 लाख में पड़ी। with a salvage value of rupees 4 lakh at the end of its life of 5 years। उस मशीन की साल्वेज वैल्यू है 4 लाख जब उसकी 5 साल की यूजफुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द डिप्रिसिएशन आफ्टर 3 years यूजिंग कांस्टेंट परसेंटेज मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। भी एक ही बात है, एग्जाम में कांस्टेंट परसेंटेज मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड दोनों विधियों से, दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रखें। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द डिप्रिसिएशन आफ्टर 3 years, 3 वर्ष पश्चात कांस्टेंट परसेंटेज विधि से डिप्रिसिएशन हमें ज्ञात करना है।
सबसे पहले इस मशीन को ख़रीदा गया था 18 लाख में, साल्वेज वैल्यू हो गई इसकी 4 लाख, 5 साल की उसकी यूज़फुल लाइफ है। 3 वर्ष पश्चात डिप्रिसिएशन क्या होगा, कांस्टेंट परसेंटेज विधि से हमें निकालना है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए 3 स्टेप्स बनाई हैं, ए, बी और सी। तो सबसे पहले हम ए स्टेप में देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले मैंने लिखा है, सबसे पहले हमको 1 माइनस डी या डी निकालना है, जहाँ पे डी क्या है हमारा, डिप्रिसिएशन रेट पर ईयर। सालाना किस रेट से इस पर्टिकुलर मशीन का डिप्रिसिएशन होगा, जो गिवन डेटा दिया है उसके अनुसार सबसे पहले हम वो निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा वही है, S बराबर C इंटू 1 माइनस डी की पावर n, जहाँ पे S क्या है आपका, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ n ईयर्स, C है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, वो संपत्ति को आपने पहले कितने में खरीदा, n है नंबर ऑफ ईयर्स। अब S क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो, S है बुक वैल्यू n साल पश्चात। अब न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, मशीन को जब खरीदा 18 लाख में और उसकी साल्वेज वैल्यू हो गई 4 लाख। अब अगर आपको एक न्यूमेरिकल अपन ने शुरुआत में करा था, अगर आपको ध्यान हो कि किसी भी संपत्ति की जो बुक वैल्यू होती है उसके यूज़फुल लाइफ के अंत में वही उसकी साल्वेज वैल्यू भी होती है। ऐसा मैंने आपको पहले जो अपन ने न्यूमेरिकल किया था वहाँ पे बताया था एक फॉर्मूले में, आपको किसी को याद नहीं हो तो आप देखना, अपन ने जो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था सबसे पहली विधि से, या कहीं पे थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था कि साल्वेज वैल्यू की एक और डेफिनेशन होती है, किसी भी संपत्ति की जो भी यूज़फुल लाइफ है उसके अंत में, यूज़फुल लाइफ के अंत में जो बुक वैल्यू होती है वही उसकी साल्वेज वैल्यू भी होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं लिख रहा हूँ कि मान लीजिए आप एस अगर बुक वैल्यू है किसी भी मशीन की n साल पश्चात, अब वही n क्या हो गया आपका, 5 साल हो गया। 5 साल पश्चात उस मशीन की बुक वैल्यू क्या हो गई है, 4 लाख, जो कि उसकी साल्वेज वैल्यू है। तो इसको बहुत ध्यान से समझें, बार बार सुने। इसलिए n साल बाद उस मशीन की, n क्या है यहाँ पे, उस मशीन की यूज़फुल लाइफ है जो 5 साल है। तो 5 साल की यूज़फुल लाइफ के बाद उस मशीन की जो बुक वैल्यू होगी वही तो उसकी साल्वेज वैल्यू होगी। तो इसीलिए जो 4 लाख रुपए साल्वेज वैल्यू हो गई है 5 साल बाद, वही उस मशीन की बुक वैल्यू हो गई। इसलिए एस को यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 4 लाख, सी क्या है अपना ओरिजिनल कॉस्ट 18 लाख, 1 माइनस डी एन की जगह रख दिया मैंने, एन की जगह रख दिया मैंने 5 साल। तो इसीलिए 5 साल पश्चात जो उस मशीन की साल्वेज वैल्यू है वही उसकी बुक वैल्यू हो गई, क्योंकि एस क्या है हमारे फॉर्मूले में, बुक वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू नहीं है। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट को समझना है कि किसी भी संपत्ति की यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने के बाद जो उसकी बुक वैल्यू बचती है वही उसकी साल्वेज वैल्यू होती है। साल्वेज वैल्यू भी एक, साल्वेज वैल्यू की एक और डेफिनेशन है, ये कॉन्सेप्ट है ये। तो इसलिए एस बराबर भले ही बुक वैल्यू लिखा है, लेकिन एन साल पश्चात जो बुक वैल्यू है वही साल्वेज वैल्यू है 4 लाख। इसीलिए मैंने 4 लाख एस की जगह रख दिया, ओरिजिनल कॉस्ट है 18 लाख, 1 माइनस डी की पावर 5। तो इसको आप कैलसी में ध्यान से अच्छे से सॉल्व करें तो 1 माइनस डी का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.74। आप डी का मान भी निकाल सकते हो 1 माइनस 0.74 करके, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले में अपने को डायरेक्टली 1 माइनस डी रखना है इसीलिए मैंने उसको 1 माइनस डी लिख दिया। यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा, कभी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछ ले कि भाई डिप्रिसिएशन रेट निकालो पर ईयर, तो डिप्रिसिएशन रेट तो डी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी बराबर निकालना पड़ेगा 1 माइनस 0.74। तो कितना आएगा 1 माइनस 0.74, आप सभी लोग सॉल्व करके देखें। 1 माइनस 0.74 कितना आएगा, 0.26 आएगा। तो 0.26 इंटू 100 मतलब 26%। इसको कैलसी में सॉल्व करके आप लोग सभी लोग देखना, 1 माइनस 0.74 आप करोगे तो जो भी परसेंटेज आएगा वह होगा उसका डिप्रिसिएशन रेट पर ईयर। कभी न्यूमेरिकल में कोई पूछ ले तो, लेकिन अभी के लिए तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मेरे को 1 माइनस डी ही चाहिए, इसीलिए मैंने 0.74 ही निकाल के रखा है। अब हमको देखना है बुक सॉल्व फॉर द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। अब ये मैंने कैसे सोचा कि मैं पहले बुक वैल्यू निकालूं, ये मैंने ऐसे सोचा, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ का अगर मेरे को डिप्रिसिएशन निकालना है तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, 3 साल बाद मेरे को निकालना है डिप्रिसिएशन।
कि 3 साल बाद इस पर्टिकुलर मशीन में क्या डिप्रिसिएशन होगा। तो मेरे को पहले सोचना पड़ेगा कि डिप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा मैं। तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी भी मशीन, जो भी मशीन आपने पहले साल 18 लाख में खरीदी थी, 3 साल बाद उस मशीन की जो भी कीमत रह जाएगी, मतलब जो उसकी बुक वैल्यू रह जाएगी, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर मैं बुक वैल्यू को हटा दूं तो जो अमाउंट आएगा वही तो उसका डिप्रिसिएशन होगा। ध्यान से इस लाइन को बार बार सुने, समझें और फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो इसीलिए मैंने पहले निकाला है अब सॉल्व फॉर द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे वर्ष के अंत में उस मशीन की जो बुक वैल्यू रह गई होगी, उसमें उसको मैं 18 लाख में से जब माइनस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो डिप्रिसिएशन का आंसर आएगा 3 साल पश्चात। इसलिए मैंने पहले क्या निकाला है, सॉल्व फॉर द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब फॉर्मूला देखो फिर से वही है, एस बराबर सी इंटू 1 - d⁻⁴ जहाँ पे एस क्या है, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ n ईयर्स। अब 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 3 साल पश्चात निकालना है। तो एस क्या हो गया है मेरा, अब यहाँ पे एस मेरे को निकालना है। पिछली बार एस 4 लाख क्यों ले लिया था मैंने, क्योंकि 5 साल पश्चात जो बुक वैल्यू होती है वही साल्वेज वैल्यू हो गई, क्योंकि 5 साल इस मशीन की यूज़फुल लाइफ थी। अब मेरे को एस निकालना है कि अगर किसी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 18 लाख रुपए, अगर उसका डिप्रिसिएशन का जो रेट था 1 - d का जो मान था वो था 0.74, तो 3 साल पश्चात उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई होगी। 3 साल में उसकी कुछ ना कुछ कीमत गिरी होगी हर साल, तो 3 साल बाद कितनी वैल्यू उसकी रह गई होगी वो मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, एस बराबर सी 18 लाख, 1 - d का मान मैंने यहाँ ऊपर से ले लिया है, 1 - d का मान ऊपर से ले लिया है 0.74, एन का मान 3 साल। इसको जब मैंने कैलसी में सॉल्व किया तो एस का मान आया मेरे पास 730,037.21 रुपीज़, 7,30,037.21 रुपीज़। तो ये मेरा हो गया बुक वैल्यू 3 साल बाद। जिस मशीन को मैंने 18 लाख में ख़रीदा था, 3 साल बाद उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई मेरी, 7,30,037.21 रुपीज़। अब मेरे को निकालना है कि कोई मशीन की अगर 18 लाख में जिसको ख़रीदा था 3 साल पहले और 3 साल पश्चात उसकी बुक वैल्यू हो गई 7,30,000, तो कितनी कमी आ गई, जितनी कमी आई उसी को तो अपन डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसलिए तीसरी स्टेप में मैंने क्या निकाला, सॉल्व फॉर द टोटल डिप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर्स। फॉर्मूला लिख दिया है मैंने आपके लिए, टोटल डिप्रिसिएशन बराबर क्या होता है, सी ओरिजिनल सी जितने में ख़रीदा था, कॉस्ट में ख़रीदा था, माइनस बुक वैल्यू जितने साल बाद निकालना है। तो कितने साल बाद की बुक वैल्यू ली मैंने, 3 साल बाद की बुक वैल्यू, ये 7,30,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना आ गया, जो 18 लाख दिया था क्वेश्चन में, उस 18 लाख में से 3 साल बाद जो बुक वैल्यू रह गई एस, वो मैंने माइनस कर दिया 7,30,000 रुपये। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा, 3 सालों में टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,69,962.79 रुपीज़, 10,69,962.79 रुपीज़। ये हो गया मेरा टोटल डिप्रिसिएशन 3 सालों में। जो मशीन मैंने 18 लाख में ख़रीदी थी ज़ीरो डे पे, पहले साल की शुरुआत में, 3 साल में वो मशीन की वैल्यू गिर गिर के कितनी हो गई, 7,30,000, जो कि उसकी बुक वैल्यू हो गई। तो कोई चीज़ अगर 18 लाख से 7,30,000 की हो गई 3 साल में, तो उसका डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,69,962 रुपये 79 पैसे। ध्यान से बार बार इस न्यूमेरिकल को सुने समझे, बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूमेरिकल है। पिछला जो अभी अपन ने पढ़ लिया, बुक वैल्यू साल्वेज वैल्यू, जो सबसे पहला न्यूमेरिकल किया था अपन ने स्ट्रेट लाइन मेथड से, उसमें जो अपन ने एक टेबल बनाया था, उसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उपयोग है उस कॉन्सेप्ट का कि n साल बाद, यूज़फुल लाइफ के बाद जो मशीन की बुक वैल्यू रह जाती है, किसी भी संपत्ति की बुक वैल्यू रह जाती है, वही उसकी साल्वेज वैल्यू बन जाती है। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज़ हुआ है इसमें। फिर टोटल डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, जो ओरिजिनल जिस मशीन को आप जितने में ख़रीदते हैं और कुछ सालों पश्चात उसकी जो बुक वैल्यू रह जाती है उसको माइनस कर दें तो जो आता है आंसर वही तो डिप्रिसिएशन होता है। तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बार बार इसे ध्यान से सुने समझें और फिर अपने नोट्स तैयार करें, और पिछला रिवाइज ज़रूर करें अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो। चलिए, अब
जो असाइनमेंट सबमिट करना है आपको, पहला क्वेश्चन करना है, एक्सप्लेन इन डिटेल कांस्टेंट परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। कांस्टेंट परसेंटेज या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करें, बुक से पढ़ें, नेट से पढ़ें, फिर अपने नोट्स तैयार करें। ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला, उसका सूत्र भी लिखें। अब एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बाकी थोड़ा सा उसको मैंने ज़्यादा कुछ 2-3 चीज़ें निकालनी है उसमें। द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज़ ₹15 lakh with a salvage value of ₹5 lakh at the end of its life of 6 years। किसी भी मशीन को मैंने जब ख़रीदा तो उसकी कॉस्ट थी, उसकी खर्च लगा मेरे को 15 लाख। 6 साल की उसकी यूज़फुल लाइफ के बाद उसकी साल्वेज वैल्यू हो गई 5 लाख। डिटरमाइन द डिप्रिसिएशन आफ्टर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर्स यूजिंग कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। 3 बार सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे अपन ने सिर्फ 3 साल बाद सॉल्व किया था कि 3 साल बाद कितना उसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा, आपको इस वाले क्वेश्चन में 3 साल बाद कितना होगा वो भी निकालना है, 4 साल बाद कितना होगा वो भी निकालना है, और 5 साल बाद कितना होगा वो भी निकालना है। तो ध्यान से अच्छे से इस न्यूमेरिकल को पहले समझें, सुने, बार बार नोट्स तैयार करें, अपने अच्छे समझ लें, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें। अच्छे से समझ में अगर आपको ये वाला न्यूमेरिकल आ जाएगा तो फिर बहुत आसानी से आप ये वाला न्यूमेरिकल भी कर लोगे। 3 न्यूमेरिकल हो गए इस न्यूमेरिकल में, ऐसा आप समझ लेना। तो ध्यान से बार बार इसको अच्छे से सुने, समझे, अपने पिछले नोट्स रिवाइज करें और जल्दी से जल्दी इसका असाइनमेंट सबमिट करें। अपने सारे दोस्तों से ये वाला लेक्चर शेयर ज़रूर करें। न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो चुके हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आरजीपी परीक्षा के लिए भी और आगे की आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए भी। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके आगे के लेक्चर में। थैंक यू।